राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। यह एक नारा नहीं बल्कि यह भारत की संस्कृति, सभ्यता, एकता का प्रतीक है। राष्ट्र सर्वप्रथम के कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में इस कार्यक्रम में प्रारंभ से इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो भी बात इस कार्यक्रम के माध्यम से नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से राष्ट्र के सामने लाया जाए वह समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति से जुड़ी हुई बात हो, उनकी समस्या हो, उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान की चर्चा हो, चाहे वह देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों का मसला हो, चाहे सुदूर गांव में रहने वाले लोगों की समस्या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार तक पहुंचाने की बात हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम उन बातों को लेकर नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में आती है और उसे सरकार के सामने रखकर आम लोगों को न्याय मिल सके, राष्ट्र सर्वप्रथम हो सके, इसके लिए प्रयास लगातार किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। आप लोगों का जो सहयोग और समर्थन लगातार राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को मिला है, इसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम सदैव आप राष्ट्रवासियों का आभारी रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया जो फिर आ रहे हैं, चल चुके हैं और कल वे विराजमान होंगे और गणेश उत्सव मनाया जाएगा। कोरोना के कारण बहुत सारे नियम और कानून के बीच में गणपति बप्पा की पूजा और अर्चना की व्यवस्था की जा रही है और राष्ट्र हित में सभी राष्ट्रवासियों को इसका ख्याल भी रखना चाहिए। जो आप अपने धर्म का पालन करें, आप धर्म के पथ पर चलें, गणपति बप्पा को मनाएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी पूजा और अर्चना करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का, अपने अड़ोसी पड़ोसी के स्वास्थ्य का और व्यवस्था का भी ख्याल रखें, क्योंकि यह कोरोना बड़ा ही घातक रहा है। इस कोरोना के कारण कई परिवार उजड़ चुके हैं, कई परिवार में कमाने वाला चला गया, कई बच्चे अनाथ हो गए। इस कोरोना ने महामारी का जो रूप धारण किया वह सिलसिला अभी भी देखने को मिल रहा है। इसके आंकड़े भी बढ़े हैं और कई लोगों की मौत की भी खबर आई है। इसीलिए आप समस्त राष्ट्रवासियों से कात्यायनी नेशनल टीवी चैनल यह आग्रह करता है, निवेदन करता है कि आप कहीं भीड़ के रूप में एकत्र न हों, लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने चेहरे को मास्क से ज़रूर ढककर रखें, क्योंकि न जाने किस व्यक्ति से आप प्रभावित हो जाएं और उस व्यक्ति के
शरीर में जो कोरोना के वायरस विराजमान होगा वह आपको भी ग्रसित करेगा, और जब आप अपने घर जाएंगे तो फिर से आपके परिवार वाले पीड़ित होंगे। कोरोना के टीकाकरण के कारण भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रवासियों को इसके लिए धन्यवाद दिया है। सभी चिकित्सकों का और स्वास्थ्य कर्मियों का भी धन्यवाद ज्ञापन किया है, जो वे लगातार परिश्रम कर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे, चूँकि कल गणपति बप्पा आ रहे हैं। इन्हें सिद्धि और बुद्धि का स्वामी कहा जाता है। गणपति बप्पा बहुत ही बलशाली और चतुर देवता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें शंकर नंदन और पार्वती नंदन भी कहा जाता है, और इन्हें माता पिता का सबसे प्रिय पुत्र का भी खिताब माता पिता द्वारा प्रदान किया गया, और वे हिंदू धर्म के अनुसार प्रथम पूज्य देवता हैं। इससे आप समस्त राष्ट्रवासी अवगत होंगे। लेकिन राज सर्वप्रथम के इस कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख आज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल से गणेश उत्सव शुरू होने जा रहा है, और चौथी चांद जो मिथिलांचल का पवित्र त्यौहार है, जिसमें चांद की पूजा की जाती है और चांद देवता से प्रार्थना किया जाता है कि पूजा करने वालों के घरों में शांति रहे, शीतलता रहे, और राष्ट्र और समाज में भी यह शीतलता और शांति चंद्रदेव प्रदान करें। कल चौथी चांद का भी पूजा होगा। यही तो हिंदू धर्म की विशेषता है। और मिथिलांचल जो राजा जनक माँ सीता की भूमि, वहाँ की विशेषता यह है कि छठ के अवसर पर सूर्य देव का आराधना किया जाता है, और वे भी डूबते सूरज और फिर उगते हुए सूरज का आराधना छठ के अवसर पर किया जाता है, जो अपने आप में एक ज्ञानवर्धक विषय है। जो मिथिलांचल के वासी, बिहार के निवासी सिर्फ प्रकाश की ओर नहीं भागते हैं, न सिर्फ वो शक्ति के पीछे भागते हैं, न वे दौलत के पीछे भागते हैं, वे यह बताते हैं कि बिहार के जो निवासी हैं, मिथिलांचल के जो वासी हैं, वे सत्य के साथ हमेशा जुड़ने का प्रयास करते हैं। वे जिसे अपना मान लेते हैं, जिसे वे अपना कह देते हैं, उसका चाहे बुरा वक्त ही क्यों ना आए, वे उसका साथ नहीं छोड़ते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण छठ के अवसर पर डूबते हुए सूरज की पूजा और सुबह उगते हुए सूरज की पूजा कर एक संदेश के रूप में संपूर्ण विश्व को बताया जाता है कि अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो निश्चित रूप से आप के जीवन में प्रकाश भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको धैर्य रखने की
आवश्यकता है। अगर आप धैर्य रखते हैं अपने जीवन में तो आपको इस अंधकार से मुक्ति मिलेगी। अंधकार सिर्फ डार्कनेस नहीं है, अंधकार का एक बड़ा ही विशाल अर्थ है। वो कई प्रकार के अंधकार जीवन में होते हैं। इन विषय पर हम फिर कभी आगे बात करेंगे और अंधकार और प्रकाश के बारे में भी राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, बहुत छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाए नहीं, हम जल्द ही लौट कर आते हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अंधकार और प्रकाश का, और हम चर्चा कर रहे थे गणेश उत्सव का, शंकर और पार्वती नंदन का। कल से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है और मिथिलांचल का पवित्र त्यौहार चौथी चांद की भी पूजा की बात हमने की थी। और कल चांद का पूजा मिथिलांचलवासी बिहारवासी करेंगे। और हमने यह भी बताया था जो कि बिहारवासी सूर्य की भी पूजा करते हैं और चांद की भी पूजा करते हैं। बिहारवासी पौधे की, वृक्ष की, नदी की, प्रकृति की भी आराधना करते हैं और इंसानियत मानवता की भी वे कद्रदान होते हैं, जिसके प्रति वे समर्पित हो जाते, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राण की आहुति तक दे देते हैं। यह है बिहार मिथिलांचल की विशेषता। बिहार आंदोलन का भी नायक रहा है, चाहे चंपारण का कृषक आंदोलन हो, नील खेती का आंदोलन हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे देश को प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के रूप में देने की बात हो, चाहे आज़ादी के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह की बात हो। बिहार सभी क्षेत्रों में हमेशा आगे रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है जो बिहार का जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया। हम इस मुद्दे पर भी आगे आपसे बात करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपको बताएं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा दिल्ली के 56 एसीपी का स्थानांतरण आज किया गया है। वहीं 2 आईपीएस अधिकारी का भी स्थानांतरण किया गया है। वेस्टर्न जोन के रेंज के
ज्वाइंट सीपी का भी तबादला किया गया है और अतुल कटियार को ज्वाइंट सीपी वेस्टर्न रेंज बनाया गया है। ये 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं ज्वाइंट सीपी रहे बीके सिंह को ट्रांसपोर्ट रेंज बनाया गया है। वे 2003 बैच के आईपीएस थे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने पहले भी चर्चा किया था, जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना को लाया गया था। तो हमने उस समय में भी चर्चा किया था कि राकेश अस्थाना तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं और वे कार्य को बहुत ही तेजी से करते हैं। यह उनकी विशेषता है। राकेश अस्थाना के नियुक्ति के बाद राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर के पद से हटाने के लिए न्यायालय तक भी लोग गए हैं और न्यायालय द्वारा 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए। यह तिथि पहले 1 सितंबर थी, अब वह 16 सितंबर कर दिया गया है। लेकिन राकेश अस्थाना ने अपने नियुक्ति के बाद जिस तरीके से दिल्ली की कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिशा में कदम उठाया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगा। सबसे पहले उन्होंने बीट सिस्टम को फिर से मजबूत करने की दिशा में कार्य करना शुरू किया और इसका नतीजा भी सामने आया है। कई संगठित अपराध से पर्दे उठे हैं। कई पुलिस कर्मी भी इसके शिकंजे में आए हैं जो गलत तरीके से वर्दी का दुरुपयोग करते थे। कई एसएचओ के ऊपर भी गाज गिरी है। कई के खिलाफ जांच की कार्रवाई चल रही है और कई ऐसे एसएचओ की जांच हो रही है जो बरसों बरस से एक थाना से दूसरे थाना से तीसरे थाना जाते रहे हैं। पदस्थापित कराने में वे सफल रहे और अपने हिसाब से कानून और व्यवस्था को चलाने का काम करते रहे। ऐसे थाना अध्यक्षों के ऊपर भी पुलिस मुख्यालय की नज़र है, उस पर गंभीरता से चर्चा हो रही है और आने वाले समय में जो पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस के एसएचओ या ऐसे पुलिस कर्मी जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने की भी तैयारी की जा रही है ताकि दिल्ली में संगठित रूप से जो अपराध की वारदातें हो रही थी उसे रोका जाए और कानून का शासन भारत की राजधानी दिल्ली में स्थापित हो सके। जिस उद्देश्य से राकेश अस्थाना को भारत के गृह मंत्री द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में लाकर किया गया है। इन सभी बातों पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग
दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा और ब्राजील के जैर बोल्सोनारो शामिल थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन की 15वीं वर्षगांठ के अध्यक्षता करने को भारत के लिए खुशी की बात बताई और कहा कि भारत को इसकी अध्यक्षता के दौरान सभी ब्रिक्स भागीदारों से पूर्ण सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स मंच ने 1.5 दशक में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और आज दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक्स एक प्रभावशाली आवाज है। प्रधानमंत्री के अनुसार यह मंच विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयोगी रहा है और अध्यक्षता के दौरान पूर्ण सहयोग के लिए भागीदारों को धन्यवाद देते हुए मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने आतंकवादी विरोधी कार्य योजना को भी अपनाया है। शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब तालिबान ने अफगानिस्तान में एक नई अंतरिम सरकार की घोषणा की है और इस देश की स्थिति पर सभी वैश्विक मंचों पर चर्चा हो रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस अवसर पर कहा कि समूह के 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हमेशा बहुपक्षवाद का समर्थन किया है और समानता, न्याय और पारस्परिक सहायता की भावना से वैश्विक शासन में भाग लिया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों उनके सहयोगियों की वापसी ने एक नया संकट पैदा कर दिया है। यह अच्छे कारण के लिए है कि अब हम सभी देशों ने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और पड़ोसी देशों के प्रति खतरे को रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे लिए और भारत के लिए खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। बैठक का एजेंडा आप सभी के पास भी है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है। एक्सेलेंसीज, एजेंडा के पारित होने के बाद हम सभी संक्षिप्त में अपने ओपनिंग रिमार्क दे सकते हैं। पहले मैं अपने ओपनिंग रिमार्क दूंगा और फिर बारी बारी से आप सभी महानुभावों को आमंत्रित करूंगा। एक्सेलेंसीज, भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। इस वर्ष कोविड की व्यवस्थाओं के बावजूद 150 से अधिक ब्रिक्स बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 20 से अधिक
मंत्री स्तर पर थे। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हाल ही में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ। टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए यह एक इनोवेटिव कदम है। नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार, इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्यम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम यानी MRSAM के हस्तांतरण समारोह को संबोधित किया। यह मिसाइल सिस्टम भारतीय एयरफोर्स के सुपुर्द किया जा रहा है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने इस मिसाइल सिस्टम को स्टेट ऑफ आर्ट श्रेणी का बताते हुए इसे भारत और इजराइल के मजबूत रिश्तों का एक अन्य उदाहरण कहा। आपको बता दें कि MRSAM 70 किलोमीटर की दूरी तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। इजराइल के सहयोग से निर्मित इस सिस्टम से पहले भारत को इजराइल बराक मिसाइल और स्पाइस बम के रूप में भी सहयोग कर चुका है। आज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की फर्स्ट फायरिंग यूनिट का हैंडओवर हमारी एयरफोर्स को किया जा रहा है। यह हमारी एयरफोर्स के साथ साथ मैं समझता हूं कि पूरे रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर मैं अपनी प्रसन्नता का इजहार करता हूं और इंडियन एयरफोर्स, DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं। मित्रों, यह मिसाइल सिस्टम आज दुनिया भर में उपलब्ध अब तक के स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम्स में एक है। हमारी एयरफोर्स के लिए तैयार की गई यह सिस्टम DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैं मानता हूं कि एक उत्कृष्ट मिसाल है। रक्षा क्षेत्र में हो रहा यह डेवलपमेंट वास्तव में भारत और इजराइल की घनिष्ठ साझेदारी में एक नई ऊंचाई का प्रतीक भी है। आज से पहले भी इन दोनों देशों के बीच गहरे संबंध रहे हैं, वह चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या स्पाइस बम्स और बैराक मिसाइल का सहयोग हो या फिर कोविड के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन के लिए दोनों देशों की कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर हो। भारत और इजराइल के बीच एक अहम साझेदारी हमेशा यह कायम रही है। थोड़ा पीछे जाएं तो कारगिल युद्ध और थोड़ा और पीछे जाएं तो 1971 के वार, जिसकी हम आज स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, में भी हमारे इस मित्र का सहयोग और समर्थन बराबर मिला है। आज का यह इवेंट उसी सीरीज में एक नई कड़ी और जोड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, मुझे यह बताया गया है कि यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। अनेक कड़े परीक्षणों में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, UAVs और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज श्रीनगर में उद्यानिकी के उत्कृष्टता केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले
कश्मीरी नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हुए इस आयोजन में उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भी उपस्थित रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।